नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट राजकुमार आज आपका आपके अपने YouTube चैनल लीगल राज ग्रुप पर पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम ऐसे विषय के बारे में जानेंगे जो हमारी लेन देन की प्रक्रिया को लीगल बनाता है। चाहे नीचे वाला तबका हो, चाहे मध्यम तबका हो, चाहे ऊंचाइयों को छूता हुआ उद्योग तबका हो, कोई सा भी तबका अगर लीगली कुछ भी लेन देन करता है तो वो माध्यम होता है बैंक, और बैंक का माध्यम बनता है हमारे दिए हुए चेक्स। तो चेक्स को लेना देना, और अगर वो चेक की प्रक्रिया पूर्ण ना हो, दिया हुआ चेक अगर बाउंस हो जाए, बाउंस चेक डिसऑनर कहा जाता है, जिसको बोलते हैं अमान्य, उसका अनादर हो गया है चेक का। साथियों, ये सारे वाद आते हैं एनआई एक्ट में, जो 1881 के बने हुए एक्ट है। ये इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। साथियों, अब जानते हैं इसकी प्रक्रिया के बारे में कि इसकी क्या प्रणाली होती है, कैसे न्यायालय में पेश किया जाता है। बाउंस की जो डेट होती है उसके 30 दिन के अंदर हमें एक्यूज को, जिसने हमें ये चेक दिया है, जिसको ड्रॉअर बोला जाता है, और जो चेक लेने वाला होता है उसको पेई बोला जाता है। तो चेक लेने वाले को अपने वकील के द्वारा, अपने वकील के माध्यम से एक नोटिस 30 दिन के अंतराल में भिजवाना होता है। 30 दिन के अंतराल के बाद में 15 दिन का वेटिंग पीरियड होता है उस एक्यूज को ये मोहलत देने के लिए कि भाई आप हमें पैसा वापस कर दीजिए, आप सोच लीजिए, आप कोई एग्रीमेंट कर लीजिए, आप कोई हमारे को और दूसरे प्रावधान के तरीके से आप हमें कन्विंस कर लीजिए। ये 15 दिन का उनको टाइम होता है। 15 दिन के बाद में फिर दोबारा 1 महीने अगर वो उसका नोटिस का जवाब दे देते हैं तब भी, और अगर नोटिस का जवाब नहीं देते तब भी, फिर उसके 1 महीने के अंतराल में हमें केस को न्यायालय में पेश करना होता है उनके सारे प्रूफ के साथ। उसके जो प्रूफ उसमें लगते हैं वो लगते हैं चेक बाउंस की कॉपी, बैंक के द्वारा आया हुआ मेमो, और उसकी दोनों की आपस में एग्रीमेंट, उन दोनों का आपस में जो ट्रांजैक्शन हुई है वो, और उनकी आपस में जो चैट्स हुई हैं वो, और या उनके सामने कोई ऐसा साक्ष्य जो उनके सामने बैठा हुआ था, जो एक लाइव है कि हाँ जी उनके सामने लेन देन हुआ है, उनका नाम और एड्रेस, ये सारे के सारे एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं। और एडवोकेट एक समरी बनाता है इस पूरी कहानी की कि ऐसे 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 हमारे बीच में लेन देन हुआ, मैंने उसको सामान दिया, उसने मुझे चेक दिया, चेक बाउंस हुआ, चेक बाउंस के बाद में ये चीज़ें रहीं, मैंने इतना माल दिया था, इतना लिया था। ये सारी की सारी जो चीज़ें आती हैं ये हमारी उसी प्रणाली के अंदर अंतर्गत आती है। न्यायालय में पेश करने के बाद फिर न्यायालय उसको सम्मन भेजता है, और सम्मन भेजने के बाद में उनको बुलाता है कोर्ट में, और कोर्ट में उनसे पूछता है क्या ये बात सही है। वो फिर उस चीज़ को हाँ करते हैं या ना करते हैं। अगर जनरली केस में सभी लोग ना करते हैं, और अगर वो ना करते हैं तो फिर उनका केस एडमिट किया जाता है और आगे डेट पड़ती है और उसको प्रोसीडिंग किया जाता है। और पहले ही डेट पर अगर न्यायालय को लगता है एक्यूज जिसने चेक दिया है वो गलत है, और उसकी सारी की सारी चीज़ें बताई हुई गलत हैं, और जो पेई है उसकी साक्ष्य सही हैं, उनका जो एडवोकेट है वो न्यायालय को ये यकीन दिलाने में सक्षम होता है, तो उसको तुरंत 143A के माध्यम से, जो हमारा सेक्शन है 143A, उसके माध्यम से तुरंत रिलीफ दिया जाता है। और 20% जो टोटल अमाउंट है, सपोज 1 लाख का अमाउंट है तो 1 लाख के अमाउंट पे 20,000 रुपये, 20% उसको तुरंत रिलीफ करने के लिए न्यायालय बोलेगा जो एक्यूज हैं कि आप इनको तुरंत 20,000 रुपये दे दीजिए, और उसके बाद की जो आगे की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से वैसी ही चलती रहेगी। अगर वो केस जीत जाता है पेई जिसने चेक लिया है, तो बाकी की अमाउंट उसको 80,000 रुपये बाद में मिलेंगे, और अगर वो केस हार जाता है तो वो 20,000 रुपये उसको ब्याज सहित उस ड्रॉअर को लौटाने पड़ेंगे। ये प्रक्रिया हो गई 143A सेक्शन की, हमारे एनआई एक्ट की। साथियों, चेक बाउंस का कोई भी कारण हो, चाहे
उसके अकाउंट में अनसफिशिएंट बैलेंस हो, चाहे उसके सिग्नेचर मिसमैच हो, चाहे उसमें ओवरराइटिंग हो, या वो अकाउंट को उसने क्लोज कर दिया हो, कोई भी कारण हो उसका, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ हमारा एनआई एक्ट ये कहता है कि 139 की जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो ड्रॉअर के पास है, जिसने वो चेक दिया है। अगर उस चेक पर उसके साइन है तो न्यायालय को ये प्रूफ करना होता है कि आखिर उसने वो चेक दिया क्यों है पेई को। अगर वो उसने उसको चेक दिया है तो उनके बीच में कोई ना कोई लेन देन, कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई व्यापार, कोई ना कोई ऐसा संबंध रहा है जिसकी वजह से वो चेक दिया गया है। साथियों, चेक पर अगर वो साइन ड्रॉअर के हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किसने भरा है, क्योंकि न्यायालय को सिर्फ और सिर्फ उनका चेक और उस पर किए हुए ड्रॉअर के साइन ये नियम के रूप से चाहिए होता है। वो चाहे किसी ने भी भरा हो, ये न्यायालय को मैटर नहीं करता है। दूसरा विषय इसमें यह आता है कि अगर भविष्य में जिसने चेक दिया है, अगर वो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, वो व्यक्ति नहीं रहता है, तो क्या उसके परिजनों से ये अमाउंट लिया जा सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंतर्गत आता है, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंतर्गत जिसने अपराध किया है वहीं तक वो जिम्मेदार होता है। अगर किसी बाप ने कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा उसकी संतान को, उसके पुत्र को नहीं मिलेगी, ना उसके किसी परिजन को मिलेगी। साथियों, अगर मैं बात करूं कि किसी कॉरपोरेट जगत की किसी कंपनी ने, किसी बड़े व्यापारी ने, किसी उद्योगपति ने, जिसकी कोई बहुत बड़ी फर्म है, उसने अगर ये चेक अपनी कंपनी के नाम से किसी पेई को दिया है, तो इसकी क्या प्रणाली है? अगर वो उस व्यक्ति के नाम से वो केस दायर करेगा तो वो उसका इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि अगर कंपनी के माध्यम से चेक आया है, कंपनी उस पर मेंशन है, तो वो जो केस डाला जाएगा वो कंपनी के नाम से ही केस डाला जाएगा, और उसके डिस्क्रिप्शन में उन व्यक्तियों के जो उसकी लेन देन के सहभागी थे, जो वो सारी चीज़ें प्रक्रिया को अपनाते थे, जो उसके डायरेक्टर हो गए, जो उसके अकाउंटेंट हो गए, जो उसके मैनेजर हो गए, और बाकी सारे लोग जो कंपनी से जुड़े होते हैं, जो अकाउंट से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे लोग उसके नीचे आ जाएंगे। लेकिन जो केस दर्ज होगा वो हमारा सीधा सीधा कंपनी के थ्रू होगा। और इसके बाद आती है हमारी, अगर कोई व्यक्ति उसको सम्मन भेजने के बाद न्यायालय में पेश नहीं होता है, एक बार दो बार, तो उस प्रक्रिया के उपरांत न्यायालय वारंट जारी कर देता है, और वारंट का मतलब है उसको पुलिस अधिकारी स्वयं गिरफ्तार करके उसको पकड़ के न्यायालय के सामने पेश करता है, और उससे पूछा जाता है कि हाँ जी, आप इतने टाइम तक क्यों नहीं आए। फिर केस आगे चलता है, और अंत में अगर केस खत्म होता है तो खत्म होने पर जो एक्यूज है उसको 2 साल का कारावास, 2 साल का कारावास, और उसमें जुर्माना भी न्यायालय की तरफ से हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। ये इसकी अंतिम प्रक्रिया। साथियों, नॉलेज के कॉलेज में आज इतना ही। देश दुनिया के कानून को जानने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपका स्वागत रहेगा। आपसे निवेदन, मेरा आग्रह है कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू, शुक्रिया।